देखो पार्ट नंबर 6 करते हैं, बॉक्सिंग वार्लोतन। ठीक है, बॉक्सिंग के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग खेल का संचालन कौन करता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है? AIBA है। बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में दो खिलाड़ियों के मध्य द्वंद्व को क्या कहते हैं? बाउट। क्या कहते हैं? बाउट कहा जाता है। क्या? बाउट। ठीक है। AOB का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? AIBA ओपन बॉक्सिंग है। ठीक है। AIBA की ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता दो बाउट के मध्य कितना समय का अंतराल होता है? 12 घंटे का। ABP का पूरा नाम क्या है? AIBA प्रोफेशन बॉक्सिंग। AIBA से संबंधित प्रोफेशन बॉक्सिंग की प्रतियोगिता जो 6 राउंड या कम की हो, उसके दो बाउट के मध्य कितना समय का अंतराल होता है? 10 दिन का अंतराल। कितना? 10 दिन का अंतराल रहता है। बॉक्सिंग इनमें से कौन सी चोट लगती है? कौन सी चोट लगती है? कट लगता है, एब्रेशन होता है, लेक्रेशन होता है, ब्लड स्वेलिंग होता है, ब्लड स्वेलिंग होता है, स्प्रेन होता है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अगर किसी बॉक्सर अगर किसी बॉक्सर की आई साइड कमज़ोर हो तो निम्न से कौन सी प्रतिबंध नहीं है? कौन सी नहीं है? शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट लेंस लगा सकता है। रिंग का आकार होता है, कैसा होता है? वर्गाकार। कुल मिलाकर रिंग की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 7.80 मीटर इंटू 7.80 मीटर। ठीक है। रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 6.10 इंटू 6.10 मीटर की होती है। रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लंबाई के क्षेत्र की लाइन की चारों तरफ जो बचा हुआ क्षेत्र होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 85 सेंटीमीटर। रिंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर। रिंग की ऊपरी सतह की मोटाई कितनी होती है? 1.55 से 2.0 सेंटीमीटर होते हैं। रिंग की ऊपरी सतह निम्न से किसकी बनी होती है? इसकी रबर की और ऊनी पदार्थ की बनी होती है। रबर की और ऊनी पदार्थ की और AIBA से मान्यता प्राप्त मुलायम पदार्थ की। रिंग के कोनवास का रंग कौन सा होता है? नीला होता है। एक मानक रिंग में कितने रस्से होते हैं? 4। रिंग के रस्सों की किस रंग के होते हैं? सफ़ेद। बॉक्सिंग के रिंग में प्रतियोगिताओं के लिए कौन से दो रंग के कोने होते हैं? नीला और लाल। एक खिलाड़ी इनमें से क्या पहनता है? उपयुक्त सभी: ग्लव्स, गम शील्ड, हेडगार्ड, कैनवास जूते। लाल कोने वाला खिलाड़ी लाल किट, नीले कोने वाला खिलाड़ी नीला किट पहनता है। लाल कोने वाले खिलाड़ी का हेड गार्ड किस रंग का होता है? लाल रंग का। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। बॉक्सिंग का खिलाड़ी किस रंग का ग्लव्स पहन सकता है? लाल या नीला। रिंग के कितने ऊपर तक रस्से बंधे रहते हैं? 1.30 मीटर। रिंग के रस्सों की आपस में कितनी दूरी रहती है? कितने? 30 सेंटीमीटर। रिंग का सबसे नीचा रस्सा रिंग की सतह से कितना ऊपर ऊपर रहता है? 40 सेंटीमीटर। रिंग के चाल कोने वाली जगह को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? रेड कॉर्नर पेड़ कहा जाता है। लाल व नीले कोने के अलावा जो दो कोने होते हैं वह किस रिंग के होते हैं? सफ़ेद के। दो सफ़ेद रिंग के कोनों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? न्यूट्रल कॉर्नर पेड़ के नाम से जाना जाता है। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के परीक्षक के बाएं हाथ की ओर कौन सा कोना रहता है? कौन सा? लाल। बॉक्सिंग का परीक्षक लाल और सफ़ेद कोने की सतह बाहर बैठता है जिसके बाएं हाथ
की तरफ लाल कोना तथा दाएं हाथ की तरफ सफ़ेद कोना होता है तथा बाएं हाथ पर दूर का कोना सफ़ेद और दाएं हाथ का दूर का कोना नीला होता है। बॉक्सिंग रिंग के रस्सों की मोटाई व्यास कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। चारों साइड के रस्सों को बराबर अंतराल पर रखने के लिए प्रत्येक साइड पर केनवाल का प्रयोग किया जाता है। उस केनवाल की चौड़ाई क्या होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर। रिंग पर चढ़ने के लिए कहाँ 2 पर सीढ़ियाँ लगी होती हैं? उपयुक्त सभी। रेड कॉर्नर, ब्लैक कॉर्नर और वाइट कॉर्नर उपयुक्त सभी होते हैं। बॉक्सिंग रिंग में बाउट के दौरान अगर खिलाड़ी का शरीर कोई भी अंग नीचे केनवाल के फ्लोर में को छूता है तलवे को छोड़कर, तो उसे क्या कहते हैं? नॉक डाउन। क्या कहते हैं? नॉक डाउन। प्रतिद्वंदी के प्रहार से अगर खिलाड़ी रस्सों पर झूल जाए तो उसे क्या कहते हैं? नॉकआउट। प्रतिद्वंदी खिलाड़ी कहाँ से गया? हाँ, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के जोर से पंच पड़ने पर खिलाड़ी ना तो जमीन पर गिरे और न ही रस्सों पर लटके मगर अर्ध बेहोशी के हालात में आ जाए और रेफरी को लगे कि आगे नहीं खेल सकता, तो उसे क्या कहते हैं? नॉकआउट। अगर कोई खिलाड़ी नॉकआउट की स्थिति में आता है तो विपरीत खिलाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ा होता है? रेफरी द्वारा बताए गए न्यूट्रल कॉर्नर पर। जब कोई खिलाड़ी नॉकआउट हो जाता है तो रेफरी कितनी गिनता है? 1 से 10। नॉकआउट होने के पश्चात अगर खिलाड़ी तुरंत तैयार हो जाए तो रेफरी पूरे दिन कितने काउंट करता है? 8। एक राउंड में अधिक से अधिक कितने 8 काउंट दिए जा सकते हैं? 3। अगर नॉकआउट खिलाड़ी रेफरी की 10 गिनती तक नहीं उठता है तो उसे क्या कहा जाता है? नॉकआउट। नॉकआउट को किस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है? KO से। अगर कोई खिलाड़ी रिंग के बाहर चला जाए तो गिर जाता है तो इसे किस संबंध में से क्या गलत है? क्या गलत होता है? वह अंदर रिंग में आने के लिए किसी की हेल्प ले सकता है। अगर रेफरी खिलाड़ी की वार्निंग देता है तो उससे कितने अंक काटे जा सकते हैं? 1 पॉइंट। अगर 1 पॉइंट में किसी खिलाड़ी को तीसरी वार्निंग मिल रही है तो निर्णय क्या होगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को कमर के नीचे प्रहार करता है और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी कोई शिकायत नहीं करता है तो निर्णय क्या होगा? दोनों और रेफरी फाउल देगा और दूसरा बाउट चलती रहेगी। अगर एक खिलाड़ी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को लो ब्लो करता है तो रेफरी के सामने कौन से 2 निर्णय लेने के विकल्प होंगे? अगर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चोट की शिकायत करता है तो डिस्क्वालीफाई या 8 बाउंड। ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के बेल्ट से नीचे घातक प्रहार करता है और खिलाड़ी द्वारा शिकायत के रूप में बताया भी जा सकता है तो यह रेफरी के सामने 2 विकल्प होते हैं। कौन से विकल्प होते हैं? बाउट खत्म हो जाने के पश्चात अगर रेफरी को खिलाड़ी के हाथ पर बंधे बैंडेज में या पट्टी में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो निर्णय कैसा होगा? उस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी नॉकआउट हो जाए और रेफरी गिनती शुरू होते ही रेफरी की 8वीं गिनती होने की पहले खिलाड़ी पुनः तैयार हो जाए तो रेफरी की स्थिति क्या रहेगी? 8 तक गिनती अवश्य गिनी जाएगी। अगर कोई खिलाड़ी नॉकआउट हो जाए और रेफरी की गिनती गिनने के दौरान राउंड का समय समाप्त हो जाए तो निर्णय क्या होगा? 8 से 10 तक की गिनती गिनी जाएगी। अगर किसी खिलाड़ी के बाउट के दौरान सिर पर प्रहार किया गया हो और नॉकआउट हो गया हो तो वह कम से कम कितने दिनों तक अगली किसी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग
ले सकता है 30 दिन ले सकता है। बॉक्सिंग खेल में LOC से क्या तात्पर्य है? लॉस ऑफ कॉन्सलिएशन। अगर कोई खिलाड़ी नॉकआउट के पश्चात डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका संबंध क्या सही है? बाउट से बाहर जाएगा। बॉक्सिंग की स्कोरिंग पद्धति किस पर आधारित होती है? 10 पॉइंट मसल सिस्टम पर। बॉक्सिंग खेल में FOP से क्या तात्पर्य है? फील्ड ऑफ प्ले। 4 मीटर का फैला होता है। बॉक्सिंग खेल में कितने जज नियुक्त किए जाते हैं? 5। बॉक्सिंग खेल में जो जज नियुक्त होते हैं उनकी सीट की जगह किस पद्धति पर आधारित होती है? लॉटरी के आधार पर होती है। 5 जजों से लॉटरी के आधार पर कितने जजों के स्कोर को काउंट किया जा सकता है? 3 को। बॉक्सिंग पुरुष की बॉक्सिंग के लिए कितने राउंड होते हैं तथा वे कितने मिनट के होते हैं? 3 राउंड 3 मिनट के होते हैं। प्रत्येक राउंड के पश्चात कितने मिनट का विराम होता है? 1 मिनट का। महिलाओं की बॉक्सिंग में कितने मिनट के और कितने राउंड होते हैं? 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। बॉक्सिंग के सभी निर्णयों का स्रोत सर्वेसर्वा किसे माना जाता है? प्रेक्षक को माना जाता है। बॉक्सिंग के खेल में रेफरी कितने होते हैं? 1। बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में कितने बार के ग्लव्स प्रयोग किए जाते हैं? 10 से 12 औंस, यानी कि 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। बॉक्सिंग के खिलाड़ी कमर पर जो बेल्ट होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? उसकी मोटाई कितनी होती है? उसकी मोटाई होती है 6 से 10 सेंटीमीटर। ग्लव्स बनाने में कौन सा चमड़ा का प्रयोग किया जाता है? कोकहेड लेदर का। खिलाड़ियों का वेट कब लिया जाता है? बाउट से 6 घंटे पहले। सभी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पहली बाउट से कितने समय पहले खिलाड़ियों को बाहर मापा जाना चाहिए? 6 घंटे पहले। प्रतियोगिता के प्रत्येक दिन की पहली बाउट से कितने समय पहले खिलाड़ी को बाहर मापा जाता है? 2 घंटे पहले। एक खिलाड़ी कितनी अवधि के अंतर फाउल बाउट को छोड़कर प्रोटेस्ट कर सकता है? 15 मिनट तक। फाउल बाउट के पश्चात कितने समय बाद खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर सकता है? 6 मिनट। 6 मिनट तक प्रोटेस्ट कर सकता है। TKO का पूरा क्या नाम है? टेक्निकल नॉकआउट। AIBA का मुख्यालय कहाँ है? लोहसाने। AIBA का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर। AIBA का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भारोत्तोलन कौन सा? वेट लिफ्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन खेल का संचालन कौन करता है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन करती है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बुडापेस्ट, हंगरी में है। किस ओलंपिक में भारोत्तोलन में सम्मिलित किया गया है? 1894 एथेंस में। भारोत्तोलन खेल में एक भारोत्तोलक कितने प्रकार की लिफ्ट करता है? कितने प्रकार की सैंड एंड क्रो लिफ्ट करता है? ठीक है। अगर कोई भारोत्तोलक भार को दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर उठा के खड़ा हो जाए तो रेफरी के इशारे पर उसे पुनः प्लेटफॉर्म पर रख दे तो क्या कहा जाता है? स्नेच। क्या कहा जाता है? स्नेच कहा जाता है। स्नेच। एक भारोत्तोलक बारबेल को उठाकर अपने दोनों कंधों की सीधाई तक लाकर सीधे खड़ा होता है तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है? क्लीन। क्या कहते हैं? क्लीन। एक भारोत्तोलक साफ रूम में से क्लीन की स्थिति में आ जाए तो उसके पश्चात दोनों हाथों से बारबेल को सिर के ऊपर तथा साथ
दोनों पैर आगे पीछे खोले जाए तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है? जर्क जर्क कहा जाता है। बार लोतन किसी भी प्रतियोगिता बॉलों बार वेल नियमानुसार नहीं उठा पाता है तो रेफरी उस लिफ्ट की गिनती किस रूप में करता है? नो लिफ्ट के रूप में। नो लिफ्ट के रूप में। एक बार लोतन के दौरान किस प्रकार के बाउल अपने हाथों में लगा सकता है? किस हाथों में? म्यूनिशन कॉर्बन पाउच। क्या इस प्रतियोगिता बालोतन में घुटने प्लेटफॉर्म पर लग जाए तो क्या कहते हैं? इनकोरेंट मूवमेंट। निम्न से बालोतन इनकोरेंट मूवमेंट से संबंधित नहीं है। कौन से? बार वेल को उठाए हुए घुटने बैठ करना। निम्न में से इनकोरमेंट मूवमेंट के अंतर्गत क्या नहीं है? क्या नहीं है? रेफरी के सिंगल के पश्चात वेल को नीचे रखना। निम्न में से प्रतियोगिता प्लेटफॉर्म संबंधी नहीं है। कौन सा नहीं है? प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 40 सेमी से होती नहीं है। IWF संबंधित नहीं है। IWF संबंधित प्रतियोगिता की जाती है। दो कंपटीशन वार्म अप प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 300 इंटू 300 सेंटीमीटर। वार बेल कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। बार डिस्क एंड कोर्स। पुरुषों के लिए प्रयोग होने वाले बार का भार कितना होता है? 20 kg। महिलाओं के लिए प्रयोग होने वाले बार व्हील के बार का भार कितना होता है? कितना होता है? 15 kg। बार व्हील में प्रयोग होने वाले कोलर्स का भार कितना होता है? कितना होता है? 2.50 kg। कितना? 2.50 kg। बार व्हील में भार के रूप में लगने वाले डिस्क हिक्स के भार का आधार पर कितना संख्या होती है? कितना? 11। सबसे भारी डिस्क कितने भार का होता है? कितने भार का होता है? 30 kg का। सिर्फ 30 kg डिस्क काले रंग की होती है तो सभी डिस्क के रंग क्या होते हैं? क्या होते हैं? ए और बी। सफ़ेद, हरा, पीला, सफ़ेद, नीला, सफ़ेद, नीला और लाल। ठीक है। पुरुषों के लिए कितने बार वर्ग होते हैं? किसमें होते हैं? 8। पुरुषों के लिए सबसे कम भार वर्ग कौन सा होता है? 56 kg। सुपर हेवी वेट भार वर्ग पुरुषों के लिए कितने बार से अधिक होता है? कितने बार से? 105 kg प्लस। महिलाओं के लिए कितने बार वर्ग होते हैं? 7। महिलाओं के लिए सबसे कम बार वर्ग कौन सा होता है? 48 kg। सुपर हेवी बार महिलाओं के लिए कितने बार अधिक हो सकता है? 75 kg। कितना? 75 kg। बार की प्रतियोगिता के लिए कितने रेफरी होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। रेफरी की लाइट सिस्टम में सफ़ेद बटन किसको इंगित करता है? किसको? गुड लिस्ट को। रेफरी के लाइट सिस्टम में लाल बटन किसको इंगित करता है? नो लिफ्ट को। उद्घोषणा होने के कितने अवधि के अंदर अंतर्गत बालोतन को बार वेल को प्लेटफॉर्म से उठा लेना चाहिए? 1 मिनट के अंदर। गुड लिफ्ट कब मानी जाती है? कब मानी जाती है? जब तीनों रेफरी सफ़ेद बटन दबाते हैं, जब मानी जाती है। बालोतन को डाउन कौन बोलता है? कौन बोलता है? डाउन कौन बोलता है? कौन बोलता है? चीफ रेफरी बोलता है। कौन? चीफ रेफरी। अगर 2 रेफरी सफ़ेद बटन या एक रेफरी एक लाल बटन दबाता है उनमें से कौन क्या बोलता है? क्या बोलता है? लेफ्ट इज पास बोलता है। अगर 2 रेफरी लाल बटन एक रेफरी सफ़ेद बटन दबाता है तो उनमें से क्या बोलता है? लेफ्ट फेल्ड फेल लेफ्ट इज फेल। एक बालोतन को इस स्नेच की स्थिति में आने के पश्चात कितनी अवधि तक खड़ा रहता है? अपनी स्थिति में प्रदर्शन करता है? कितनी? कोई भी नहीं। कोई समय नहीं रेफरी की विवेक पर है। कोई समय नहीं विवेक पर है। एक बालोतन को किसी एक भार के लिए कितने प्रयास मिलते हैं? कितने? 3। अगर 2 रेफरी सफ़ेद लाल बटन दबा देता है तो निर्णय डाउन का दे दिया जाए तो तीसरे रेफरी का निर्णय कैसा होगा? मुँह से बोलकर होगा। कितने रेफरी के निर्णय पर अंतिम निर्णय लिया जाता है? 3 पर। 3 रेफरी के निर्णय लेने के पश्चात
कितनी अवधि के अंतर फाउल निर्णय दर्शाया जा सकता है? कितने? 3 सेकंड के। अंतिम निर्णय से संबंधित लाइट कितने समय तक चलती रहनी चाहिए? कितने समय तक चलती रहनी चाहिए? 3 सेकंड तक। कितने? 3 सेकंड है। तीनों रेफरी तीनों रेफरी में अगर कोई एक रेफरी अपना निर्णय बदलना चाहता है तो उसमें कितना समय मिलता है? कितना समय? 3 सेकंड का। अगर निर्णय बदलने वाले रेफरी के तीनों सेकंड की समाप्ति हो जाए तो वह रेफरी अपने निर्णय को बदलने के लिए से क्या इशारा करता है? क्या इशारा करता है? छोटा डंडा उठाता है। छोटा डंडा उठाता है। अगर किसी एक बार पर टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? किस आधार पर? कम शारीरिक भार वाले को विजय घोषित किया जाएगा। अगर किन्हीं दो खिलाड़ियों में टाई पड़ गई है तो निर्णय से किस संबंधित सही है? जिसका शारीरिक भार कम होता है वही विजयी होता है। वर्तमान IWF नियमानुसार पुरुष व महिलाओं के विभिन्न भार को क्या कहा जाता है? कोई भी नाम नहीं दिया जाता है। वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पोजीशन का निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? किस आधार पर लिया जाता है? स्नेच तथा क्लीन जर्क के उच्चतम भार जोड़ के आधार पर लिया जाता है। वेटलिफ्टिंग का खिताब प्रतियोगिता में किस आधार पर दिया जाएगा? किस आधार पर दिया जाएगा? भार तथा शारीरिक भार के औसत के आधार पर दिया जाएगा। रोड बार पर जो खुरदरी जगह होती है जहां बालोतन उसे पकड़ जाती है क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? नर लिंग कहा जाता है। नर लिंग। दोनों स्थायी कॉलर के मध्य पुरुष व महिलाओं भार की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? होल्ड एरिया की तरह नहीं है। कितनी दूरी होती है? 1.31 मीटर होती है। 1.31 मीटर। पुरुषों के लिए भार की लंबाई कितनी होती है? 2.20 मीटर। महिलाओं के लिए भार की लंबाई कितनी होती है? 2.02 मीटर। पुरुष महिलाओं का भार का व्यास कितना क्रमशः कितना होता है? 28 mm और 25 mm होता है। इस प्रकार और दोनों स्थायी कॉलर के बाहर को क्या कहा जाता है? बाहर के बार को क्या कहा जाता है? बाहर के बार को क्या कहा जाता है? सले। इस प्रकार बालोतन प्लस बॉक्सिंग गेम कंप्लीट हुआ है। श्यामराण बुक से पार्ट नंबर 6। ठीक है।